शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजा में इजराइल पर हमास का गुरिल्ला हमले में 4 इजरायली जवानों की मौत हो गई। एक ब्रिगेडियर स्तर का अफसर हमले में जख्मी हो गया। हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली टुकड़ी। तो हमास के गुरिल्ला हमले में इजराइल को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले का बदला कैसा होगा, ईरान कितनी ताकत से प्रहार करेगा, इन अटकलों के बीच अमेरिका को एक सीक्रेट जानकारी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा और यह हमला आज रात हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल भी थमने वाला नहीं है। अब इजराइल अपने पीएम के घर पर हुए हमले का बदला लेने वाला है। नेतन्याहू ने ईरान के तमाम एटमी ठिकानों को भस्म करने का प्रण लिया है। अमेरिका से इस मिशन के लिए बेहद ताकतवर बम आ रहे हैं। دو فروند پرنده ناشناس نزدیک شونده और 48 घंटे बाद धमाकों की गूंज से दहल सकता है अरब। दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर, सबसे आधुनिक खुफिया तंत्र ने इजराइल को आगाह कर दिया है। अलर्ट यह है कि 24 घंटे में ईरान से 4000 मिसाइलों का तूफान आने वाला है। एक अक्टूबर को दुनिया ने इजराइल पर ईरान का यह हमला देखा। पच्चीस दिन बाद दुनिया ने इजराइल का यह बदला देखा। लग रहा था कि अब इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाएगी, हिसाब बराबर मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज से यह अंदाजा हो रहा है कि ये दोनों हमले एक महायुद्ध का ट्रेलर है। ईरान और इजराइल में हो रही बैठकों का नतीजा सामने आ चुका है। अरब युद्ध के आरंभ का भय और बढ़ चुका है। असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ इंतकाम तक सीमित नहीं। अब दोनों देशों का मिशन बहुत बड़ा हो चुका है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने इजराइल पर हमले का हुक्म दिया है। ईरान टू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है। 4000 मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इजराइल के हमले के बाद से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तैयारी इजराइल में भी चल रही है और इजराइल का अगला हमला एक खास मकसद के साथ होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला लेगा। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इजराइल सिर्फ बदले के लिए हमला नहीं करेगा, बल्कि इजराइल अपने सबसे बड़े मिशन को पूरा करेगा। इजराइल ईरान पर इस बार के हमले से बेहद उत्साहित है।
ईरान में मिसाइल के कई कारखानों को तबाह करने का दावा किया गया है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान को नुकसान की भरपाई करने में बरसों का वक्त लगेगा। कामयाबी हौसला दे रहा है और अमेरिका हथियार। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब ईरान के एटमी मिशन के सर्वनाश का मिशन शुरू करने की सौगंध ली है। नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि ईरान को कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। अब अमेरिका इजराइल को ऐसे बम देने जा रहा है जिससे जमीन के भीतर मौजूद तमाम एटमी सेंटर को भस्म किया जा सकता है। अमेरिका का प्लान आपको बताते हैं। और अमेरिका का एक बेहद ताकतवर बॉम्ब इजराइल पहुंचने वाला है। इस बॉम्ब का नाम GBU-43B है। इसे अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इसका धमाका 11 टन TNT का होता है। बॉम्ब का वजन 9,800 किलो है। ये GPS से सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका का GBU-43B बहुत भारी बम है, लेकिन इजराइल के पास C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान है जिससे इस बॉम्ब को गिराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए विमान को ईरान की सीमा में घुसना होगा। इस हमले में ईरान के एयर डिफेंस बड़ी चुनौती होंगे। इस बॉम्ब से हमले के लिए टारगेट के करीब तक जाना होगा। यह बॉम्ब GPS से सटीक निशाना लगाकर एटमी ठिकाने को भस्म कर सकता है। ईरान के एटमी ठिकाने जमीन के भीतर हैं, इसलिए यह बॉम्ब इजराइल को दिया जा रहा है। यह बॉम्ब जमीन के 200 फीट नीचे जाकर 11 टन का विस्फोट करता है। इसके अलावा अमेरिका GBU-57 बॉम्ब भी इजराइल को दे रहा है। यह भी एक बंकर बस्टर बॉम्ब है। बॉम्ब 2400 किलो विस्फोटक से धमाका करता है और इसका वजन 13,600 किलोग्राम है। लेकिन इजराइल के B-2 बॉम्बर नहीं है इजराइल के पास, इसलिए इस बॉम्ब को F-15 थंडर के जरिए ड्रॉप कराया जा सकता है। अमेरिका ने यमन में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को नष्ट करने के लिए B-2 बॉम्बर से बम गिराया था। यमन में कामयाबी के बाद ही इजराइल को भी 2 घातक बम दिए जा रहे हैं ताकि ईरान का एटमी ठिकाना नष्ट हो सके। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ही इराक को सुरक्षित एयर स्पेस दिया। अमेरिका के F-35S फाइटर जेट से हमला किया गया। अमेरिका ने ही थर्ड एयर डिफेंस भेजा है। अमेरिका ने ही हमले के वक्त अपने युद्धपोत को अलर्ट मोड पर रखा। इजराइल कितनी बड़ी जंग की तैयारी में है, इसका अंदाजा इसी बात से मिल रहा है कि इजराइल में जल्द सैनिकों की भर्ती शुरू होने वाली है। القضية ليست قضية سياسية بل قضية أمنية وأخلاقية. ما عرضته في القراءة الأولى على القانون فالوضع بات أسوأ. इजराइल किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। अब ईरान को लेकर भी अमेरिका से पूरा भरोसा मिल चुका है। दूसरी तरफ रूस के भरोसे से ईरान के हौसले बुलंद हैं। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान का एटमी मिशन रुकवाना चाहता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका बिना जंग में कूदे ईरान में भारी तबाही लाना चाहता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को लेकर रूस की अपनी प्लानिंग है। अमेरिका ने इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस दिया तो रूस ने ईरान में S-400 की तैनाती करवा दी।
एक अनुमान के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिका के 65,000 सैनिक मौजूद हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर मौजूद हैं। पेंटागन से ऑर्डर रिलीज होते ही ईरान को अमेरिकी बेस से अटैक का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रूस खुद युद्ध के लिए नॉर्थ कोरिया से सैनिक मांग रहा है। ऐसे हालात में वो ईरान के लिए क्या कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर नईम कासिम नए हिजबुल्लाह प्रमुख नियुक्त किए गए। इजरायल रक्षा मंत्री का नईम के लिए ट्वीट, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये कहा इजरायल के रक्षा मंत्री ने। इजरायल नईम कासिम को कर सकता है टारगेट। लेबनान में इजरायल भीषण तबाही मचा रहा है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की रफ्तार दोगुनी कर दी है। वो अब तटीय शहरों को भी टारगेट कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रहा है बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार भी उसने बढ़ा दी है। दरअसल इजरायल लेबनान से जल्द हिजबुल्लाह का संपूर्ण सर्वनाश चाहता है, जिसके लिए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने नया बफर प्लान तैयार किया है। इस बफर प्लान की एक बड़ी वजह हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम भी है, जिसे इजरायल ने नहीं रोका तो हिजबुल्लाह का पुनर्जागरण तय है। लेबनान पर इजरायल ने अब तक का सबसे भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। दक्षिण से लेकर मध्य लेबनान तक इजरायल के फाइटर जेट बारूद बरसा रहे हैं। लेबनान के खिलाफ अचानक तेज हुए इस ऑपरेशन की वजह बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन संपूर्ण कब्जा है। नेतन्याहू एक ऐसे चक्रव्यूह पर काम कर रहे हैं जिसमें फंसकर हिजबुल्लाह दम तोड़ देगा। नेतन्याहू का ये चक्रव्यूह क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस चेहरे को देख लीजिए जिसकी वजह से नेतन्याहू को ये व्यूह रचना करनी पड़ी है। इस शख्स का नाम है नईम कासिम, जो अब हिजबुल्लाह का नया चीफ बन चुका है। नईम कासिम हिज्ब के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसे हसन नसरल्लाह से भी ज्यादा क्रूर माना जाता है। नेतन्याहू को डर है कि नईम कासिम के नए चीफ बनने से हिजबुल्लाह की शक्ति का पुनर्जागरण हो सकता है। इजरायल के कब्जे में आई लेबनान की जमीन उसके हाथ से खिसक सकती है। इसीलिए बेंजामिन ने जल्द से जल्द हिज्ब के संपूर्ण सर्वनाश की तैयारी कर ली। जिसके लिए नेतन्याहू ने लेबनान की हर सप्लाई रूट पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल ने लेबनान सरकार से वार्ता शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को युद्ध विराम का ऑफर दिया है। बदले में लेबनान की जमीन, समंदर और आसमान में घेराबंदी की इजाजत मांगी है। डील में नेतन्याहू ने कहा है कि घेराबंदी इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका करेगा। यानी समंदर हो या जमीन, लेबनान तक पहुंचने वाली हर चीज अमेरिका की नजरों से होकर जाएगी। क्योंकि इस पूरे इलाके में अमेरिका के ट्रूप्स मौजूद होंगे। हालांकि अभी तक लेबनान सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में इजरायल जबरदस्त बमबारी कर उस पर दबाव बनाने की तैयारी में है।
इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट तायरे शहर बन चुका है। बीते 24 घंटे में आईडीएफ 3 बार इस शहर पर हमले कर चुका है। समंदर किनारे मौजूद इस शहर पर अब तक 100 किलो बम बरसाया जा चुका है। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे तट के पास मौजूद इमारतों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद का वीडियो है। वीडियो में हर तरफ मलबा बिखरा नजर आ रहा है। सड़कों पर तबाही के निशान हैं। एक तरफ इजराइल पूर्वी लेबनान में मौजूद तायरे को दहला रहा है, तो वहीं पश्चिमी लेबनान में मौजूद बेका वैली पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने तायरे, बालबेक और बेका में जबरदस्त बमबारी की है। सिर्फ बेका में 60 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 58 लोग घायल हैं। तायरे में भी 23 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग घायल हैं। लेबनान में मौत का आंकड़ा 2710 तक जा पहुंचा है। दरअसल बेंजामिन का लेबनान पर इन हमलों की वजह लेबनान सरकार को झुकाना है, ताकि वो उसकी शर्तों पर अमेरिका को घेराबंदी की इजाजत दे दे। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर पूरे लेबनान में बफर जोन बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। तो आईडीएफ बीते 29 दिन में इजराइल के उत्तरी बॉर्डर से नाकूरा, कफ, मिज्तल, सैलेमिन और कफ किला तक के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मैप पर हरे रंग से नजर आ रहा है, ये वही हिस्सा है। हालांकि कफ किला के कुछ हिस्सों में जंग अब भी जारी है। मैप पर नारंगी रंग से नजर आ रहा है, ये वो इलाका है जहां इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली ग्राउंड फोर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल अल बयादा, कफ्र दुनिन, तुलिन और कफ्र किला से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लेबनान के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा वो हिस्सा है जहां इजराइल अपने फाइटर जेट से भीषण बमबारी कर रहा है। उसके प्राइमरी टारगेट पर तायरे, सिदोन, बेरूत और बालबेक है। दरअसल इजराइल की तैयारी लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की है, जिसके बाद लेबनान के चारों तरफ एक बफर वॉल बनाई जाएगी। यहां सेना, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की जाएगी, ताकि सीरिया हो या समंदर, हर तरफ से लेबनान के सप्लाई रूट को पूरी तरह से काट दिया जाए। इजराइल एक तरफ जबरदस्त स्ट्राइक कर रहा है, वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में लगी फोर्स बंकर और सुरंगों में मौजूद हिज्ब के हथियार ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ चीफ आरजी हलेवी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं। ये इजराइल लेबनान सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह की बेहद आधुनिक टनल है, जिसे आईडीएफ जवानों ने ढूंढ निकाला। जिसके बाद यहां हर्जी हवेली खुद पहुंचे और पूरी सुरंग का जायजा लिया। इस सुरंग में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट का जखीरा मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरंग में लंबे समय तक छिपे रहने का इंतजाम किया गया था। सुरंग में खाने पकाने से लेकर दूसरे सारे जरूरी सामान के इंतजाम किए गए थे। इजराइल हिज्ब के हर ठिकाने को खोद खोद कर निकाल रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार नहीं। वो इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रहा है। दरअसल नईम कासिम के चीफ बनने से लड़ाकों में नई शक्ति का संचार हो चुका है। उन्नीस 1991 से कासिम हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का कमांडर था। कासिम की रणनीति बचाव से ज्यादा हमले की होती है। कासिम ने इजराइल पर हमले के लिए नया प्लान भी तैयार किया है। दावा है कि इसी सिलसिले में वो तेहरान गया हुआ है।
नईम कासिम के हिज़्ब चीफ बनने के बाद लड़ाके इजराइल को वार्निंग देकर हमले कर रहा है। यह हिज़्ब का जारी किया सबसे लेटेस्ट वीडियो है। दावा है कि हिज़्ब ने उन्हीं इलाकों पर ड्रोन अटैक किया जिन्हें 24 घंटे पहले खाली करने की चेतावनी दी गई थी। यह इजराइल के शोमेरा शहर का वीडियो है जहां बेहद सटीक हमले में एक आर्मी ट्रक को उड़ा दिया गया। गैलीली में भी इजराइल ने ड्रोन से हमले किए। हिज़्ब ने यहां इजरायली बेस को दहलाने का दावा किया है। यह वीडियो लेबनान का है जहां हिज़्ब लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल एक मरकाबा टैंक को तबाह कर दिया। दावा है कि हिज़्बुल्लाह ने बीते 24 घंटे में 115 रॉकेट दागे हैं और 30 अलग अलग जगहों को टारगेट किया है। साफ है, नईम कासिम ने जहां हिज़्बुल्लाह में नई शक्ति भर दी है, वहीं नेतन्याहू के सामने एक नई चुनौती की तरह खड़े हो गए हैं, जिसे अगर नहीं मिटाया गया तो इजराइल के लिए फिर नसरल्लाह जैसा ही संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की जंग में नए और घातक हथियारों की एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अपना सबमरीन ड्रोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ही कयामत है। हिजबुल्लाह के आतंकियों का ड्रोन और रॉकेट हमला पहले ही चल रहा है। ईरान की फैक्ट्रियों में बने ये ड्रोन और रॉकेट जमीन से ज्यादा इजराइल के खजाने में आग लगा रहे हैं। हिजबुल्लाह और हूती की रणनीति क्या है और इजराइल ने पलटवार के लिए कौन से हथियार पर दांव लगाया है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ईरान के प्रॉक्सी मचाएंगे और हाहाकार। ड्रोन और मिसाइलों के बाद एक और हथियार। समंदर में होगा हूती का मौन प्रहार। अब इजराइल कैसे करेगा पलटवार? पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी के रण के नए चरण का ऐलान हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बंदरगाहों और अमेरिकी युद्धपोतों का संहार करने के लिए नया हथियार लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है अल कारिया। यह हूती का सबमरीन ड्रोन है, समंदर की लहरों के नीचे तैरती तबाही। इस सबमरीन ड्रोन का वीडियो जारी करके हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर भीषण प्रहार करने के लिए तैयार है। हूती के इस सबमरीन ड्रोन के नाम में ही कयामत है। अल कारिया असल में कुरान का 101वां सूरा है। जिसकी 11 आयतों में कयामत के मंजर का ब्यौरा बताया गया है। अल कारिया का मतलब ही होता है दुर्भाग्य, विपत्ति, प्रहार, जिसका अंजाम होगा कयामत। इस वीडियो के साथ ही हूती विद्रोहियों ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपने तेवर साफ कर दिए हैं। इस वीडियो में हूती के विद्रोही यमन की सेना को अपने रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। यमन से आई ये धमकी इजराइल के लिए शुभ संकेत नहीं है। हूती एक और नए हथियार दिखाकर इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है
तो दूसरी ओर लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी के बाद भी हिजबुल्लाह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमले इजराइल पर जारी हैं। हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम तो किया है, लेकिन इजराइल को अपनी सुरक्षा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह के फाइटर्स अपने ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का निवाला बनाने के लिए क्यों भेज रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। हूती और हिजबुल्लाह जिन ड्रोन से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, उनकी कीमत 1000 से 4000 डॉलर के बीच है। हूती और हिजबुल्लाह के पास ईरान में बने जो रॉकेट हैं, वो भी 5 से 10,000 डॉलर के ही हैं। जबकि इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अगर एक ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है तो उसकी लागत कम से कम 50,000 डॉलर होती है। डेविड स्लिंग, एरो या थॉट सिस्टम से किसी ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करने की लागत 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर तक पहुंच जाती है। ये सीधा सा हिसाब है कि हूती और हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने में इजराइल को 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह अपने हमलों से इजराइल की अर्थव्यवस्था को भस्म करने में जुटे हैं। यही खेल समझने के बाद इजराइल ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया है। इजराइल अब आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और थाड के बजाय हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही भस्म करने का हथियार उतारने जा रहा है। इजराइल के इस ड्रोन किलर का नाम है आयरन बीम। ये लेजर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नया रक्षा कवच है, जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल या मोर्टार शेल किसी भी हथियार को 7 से 10 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर सकता है। इजराइल ने अपने इस हथियार की नुमाइश पहली बार साल 2014 में सिंगापुर एयर शो में की थी। ये आयरन बीम इजराइल की ही कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार की है। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक ड्रोन किलर है। आयरन बीम से किसी ड्रोन या रॉकेट को भस्म करने में सिर्फ $5 खर्च होते हैं। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम में इस ड्रोन किलर को साल 2025 तक शामिल करने वाला था, लेकिन हमास, हूती और हिजबुल्लाह के त्रिकोण में फंसने के बाद इजराइल ने आयरन बीम के प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा दी है। खबर है कि इजरायली सेना ने आयरन बीम ड्रोन किलर की सप्लाई के लिए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को 413 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजराइल का यह ड्रोन किलर लेजर ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आयरन बीम का एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम एक बार ऑन होने के बाद हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट को खुद ढूंढेगा। और फिर 100 किलोवाट एनर्जी वाली लेजर बीम पलक झपकते ही उस ड्रोन या रॉकेट को भस्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया की सेना की एंट्री हो चुकी है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने युद्ध शुरू भी कर दिया है।
पुतिन और किम जोंग की दोस्ती का जवाब देने की तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन की बहुत पुरानी मांग को मान सकता है और यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस में कहीं भी हमले की छूट मिल सकती है। यानी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के संहार के लिए अमेरिका यूक्रेन को एक बहुत बड़ी ताकत देना चाहता है। रूस ने धमकी दी है कि ऐसा हुआ तो युद्ध का दायरा यूक्रेन की सीमा से बाहर भी निकल सकता है। रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी की कई तस्वीरें। दावा तो यह भी है कि किम की सेना ने कुर्स्क में मोर्चा भी संभाल लिया है। रूस और किम की दोस्ती की ये तस्वीरें देखकर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका से रूस के लिए नई चेतावनी जारी कर दी गई है और वो ये कि अमेरिकी हथियारों से रूस के किसी भी हिस्से में हमले की छूट दे दी जाएगी। अमेरिका यूक्रेन पर हथियारों की तमाम पाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिकी हथियार से किम की सेना को खत्म किया जाएगा। अमेरिका युद्ध में पहले दिन से यूक्रेन का मददगार है, लेकिन कई ऐसे हथियार हैं जिससे यूक्रेन रूस में हमले नहीं कर सकता। अमेरिका के हथियार सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के दुश्मनों में से एक किम जोंग ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने सैनिकों को रूस भेज दिया है। रूस और नॉर्थ कोरिया में सैन्य समझौते का हवाला दिया गया है। रूस भी नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस बनाने के मिशन पर है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक अमेरिकी हथियारों पर हमले कर रहे हैं। रूस का दावा है कि कुर्स्क में नेटो की सेना युद्ध लड़ रही है, इसलिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भेजा गया है। लेकिन अमेरिका ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा उसके हथियार भंडार पर नॉर्थ कोरिया की सेना हमला करे। यूक्रेन की सेना के पास नेटो के हथियार हैं और किम की सेना उन्हीं हथियार गोदामों को नष्ट कर रही है। अमेरिका की धमकी के बाद रूस ने भी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हथियारों से हमले की छूट दी तो रूस यूक्रेन के बाहर भी हमले कर सकता है, यानी बाल्टिक देशों पर भी हमले हो सकते हैं। नेटो देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया की सेना आने के बाद रूस ने कुर्स्क में काफी मजबूती हासिल कर ली है और अमेरिका इस मिशन को रुकवाने की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस में 12,000 सैनिक आने वाले हैं। 2,000 सैनिकों को कुर्स्क में तैनात भी कर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है। कुर्स्क की वजह से रूस को यूक्रेन के कई मोर्चे से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा था। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को फिलहाल रूस अपनी सीमा में ही रखना चाहता है, लेकिन कुर्स्क में उसकी तैनाती के बाद रूसी सैनिकों को वापस यूक्रेन में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी हर तरह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन के लिए नए हथियारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। यूक्रेन में भारी तबाही के लिए रूस घातक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वोल्चैंक्स में रूस ने फैब 3000 बम से हमला किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के सुखोई 34 विमान यहां लगातार हवाई हमले कर रहे हैं।
रूसी जेट से इस बम को गिराने के बाद जोरदार धमाका हुआ। रूस बम से सेंट्रल खार्किव की एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। कुर्स्क में भी फैब 3000 बम भेजे गए हैं ताकि यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह किया जा सके। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 800 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर घेर कर हमला किया। कई मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों ने बढ़त हासिल कर ली है। पेंटागन में फिलहाल यूक्रेन को हथियारों को लेकर भारी छूट देने पर मंथन चल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किम की सेना का बड़े पैमाने पर संहार हो ताकि नॉर्थ कोरिया का घमंड टूट सके। यूक्रेन को कई देशों से हथियार भी मिलने वाले हैं। क्रोएशिया से यूक्रेन को M84 टैंक मिलने वाले हैं। नॉर्वे, स्वीडन से भी नए हथियार मिलने वाले हैं। नेटो देशों से गोला बारूद की सप्लाई होनी है। फिलहाल रूस के हौसले बुलंद हैं। सर्दियों का मौसम आने के बाद जमीन पर युद्ध की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, इसलिए भारी बर्फबारी से पहले रूस की सेना यूक्रेन के अहम मोर्चों पर कब्जे की कोशिश में है। दूसरी तरफ अमेरिका भी रूस को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गया है ताकि कुर्स्क में यूक्रेन को नई ताकत मिल सके और अमेरिकी मिसाइलों से रूसी शहरों को निशाना बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी गाजा में एक रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई है। इजरायली बमबारी में 70 फिलिस्तीनियों की मौत। 5 मंजिला इमारत में इजरायली बमबारी। बिना पूर्व सूचना के इजरायल ने बमबारी की है। अब तक नेतन्याहू गाजा में पलायन के ऑर्डर जारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गाजा के बाशिंदों को भूखा मारने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल इजरायली संसद में एक बिल पास हुआ है जिसमें UNRWA की गाजा में एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी अब गाजा तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सवाल है कि नेतन्याहू को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा के शहरों पर रोजाना कई किलो बारूद बरस रहा है। हमास लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर इजरायली फाइटर जेट शहरों पर बम बरसा रहे हैं। गाजा का लगभग हर शहर अब खंडहर बन चुका है। लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन अब गाजा के बाशिंदों के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। जिसकी वजह है इजरायली संसद से सामने आई ये तस्वीरें, जिसमें गाजा में संयुक्त राष्ट्र की एंट्री बैन करने पर वोटिंग हुई और इस कानून को पास कर दिया गया। दरअसल इजरायल ने संसद में एक बिल पास किया है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर गाजा के लोगों की सहायता पर रोक लगाता है। अब गाजा में UNRWA मदद नहीं पहुंचा सकेगी। दरअसल इजरायल हमेशा से UNRWA के पक्ष में नहीं रहा है और इसकी आलोचना करता रहा है। इजरायल के इस कदम से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गाजा के लोगों को मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इजरायल के इस फैसले के बाद ब्रिटेन भड़का है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने बयान में कहा, यह कानून गाजा में सहायता को असंभव बना देगा। वहां UNRWA की राहत सामग्री भेजना बेहद जरूरी है। गाजा के हालात बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। हमें तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम की जरूरत है।
माना जा रहा है कि UNRWA पर प्रतिबंध लगाकर इजराइल आम फिलिस्तीनियों को हमास लड़ाकों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश में है। दरअसल इजराइल का प्लान है कि गाजा में हर तरह की मदद बंद कर दी जाए और फिलिस्तीनी हमास लड़ाकों के खिलाफ हो जाए। हालांकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हम कानून को अस्वीकार करते हैं और निंदा करते हैं। हम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। ये इजराइल के गाजा पर कब्जे को दर्शाता है। दरअसल गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अस्पतालों की हालत भी बेहद खस्ता है। यहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की वजह से IDF लगातार ऑपरेशन चला रही है। ये कमाल अदवान अस्पताल का वीडियो है जहां हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इमारत के एक हिस्से को खाली कराकर यहां ऑपरेशन चलाया गया। इजराइल को हमास लड़ाकों के रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार मिले। IDF को खबर मिली थी कि यहां 7 अक्टूबर के हमले में शामिल लड़ाके छिपे हैं। 100 से ज्यादा लड़ाकों के होने की खबर थी। हालांकि लड़ाके ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही भाग निकले। जबालिया में हालात कैसे हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हर जगह सिर्फ तबाही और बर्बादी है। अब UNRWA पर पाबंदी से यहां हालात बद से बदतर हो सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर इजराइल गाजा से हमास का हमेशा हमेशा के लिए सफाया चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की नई चाल का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि रेड आर्मी ने एक और द्वीप पर अपना ठिकाना बना लिया है। समंदर पर नजर रखने के लिए रेडार लगाए गए हैं। विवादित इलाके में चीन की दखल बढ़ने से विवाद बढ़ सकता है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी गुआम किलर यानी DF-26 मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। चीन एक साल में 1000 मिसाइलें बनाने के मिशन पर है। दक्षिण चीन सागर में चीन ऐसे कई धमाके कर चुका है, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत ड्रैगन आज तक नहीं कर सका। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने के बावजूद चीन सिर्फ छोटे छोटे देशों को धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। पहले चीन के टारगेट पर सिर्फ ताइवान था, लेकिन अब फिलीपींस भी है। चीन के विस्तारवादी मंसूबे का एक नया सबूत सामने आया है। सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ट्रिटॉन द्वीप पर चीन ने रडार लगाया है। चीन के कई सैनिक द्वीप पर तैनात हैं। एंटीशिप मिसाइल बैटरी भी तैनात है। ये रणनीतिक जगह दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के अब खुफिया अड्डों में से एक होने वाला है। चीन की यह हरकत इस इलाके में चीन की महत्वाकांक्षाओं को जाहिर कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में एक विवादित चट्टान पर एक नई काउंटर स्टेल्थ रडार प्रणाली लगा रही है। इससे समंदर में चीन की निगरानी क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगी। रडार जैसे ही काम करना शुरू करेगा, पैरासेल द्वीप समूह में चीन की सिग्नल जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की ताकत बढ़ जाएगी। साथ ही दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने में मदद मिलेगी। अभी 2 महीने पहले ट्राइटन द्वीप पर एक रनवे बनाने का खुलासा हुआ था। दूसरी ओर अमेरिका को गुआम में चुनौती देने की भी तैयारी तेज है। चीन DF-26 न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। साल में चीन ने 1000 वॉरहेड बनाने का लक्ष्य रखा है।
चीन इस मिसाइल को वर्म किलर कहता है। गुआम टापू अमेरिका के लिए बहुत अहम है। गुआम में अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना और डिपो है। द्वीप पर अमेरिका का अपना एयरबेस है। परमाणु हमला करने वाली सबमरीन्स है। प्रशांत महासागर में करीब 544 वर्ग किलोमीटर में फैला है गुआम द्वीप। चीन की राजधानी बीजिंग से इसकी दूरी करीब 4023 किलोमीटर है। DF-26 की रेंज 5500 किलोमीटर तक है। गुआम पर ड्रैगन या किसी के लिए अटैक बेहद मुश्किल है। अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो अमेरिका समंदर के बीच से उस देश को तबाह कर सकता है। गुआम पर मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तैनाती है। ग्राउंड बेस्ड लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल की तैनाती भी है। नेवी के सुपर हॉर्नेट्स और B-1 बॉम्बर में मिसाइल फिट है। गुआम में परमाणु हमला करने वाली सबमरीन्स की तैनाती है। गुआम के डर से ही चीन ताइवान पर भी हमले की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसीलिए चीन D-26 की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है ताकि भविष्य में अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।